दोबारा बना, इसको छोड़ ही देना, इस वाले टॉपिक को छोड़ देना। क्या पॉज करो। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बाबू? कंडक्टर का बिहेवियर जानना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, जिसके 5-6 पॉइंट है, अच्छे से नोट करेंगे। पहला पैटर्न, पहली बात तो आपको बता दें कि कंडक्टर का कंसेप्ट समझ लीजिए। कंडक्टर का कंसेप्ट क्या है सुन लीजिएगा। पहली बात जान लें, कंडक्टर के अंदर ह्यूज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर ह्यूज अमाउंट में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अर्थ जो है हमारा कंडक्टर है, इसके पास ह्यूज अमाउंट में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि कोई बॉडी है जो इस साइड नेगेटिवली चार्ज और इसकी अर्थिंग इधर कर देते हैं, तो बालक इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रॉन किधर आने की कोशिश करेगा, और यदि उसी बॉडी में इस साइड हमने कौन सा चार्ज कर दिया और देन अर्थिंग कर दी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। मींस अर्थ इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। नेगेटिव है तो एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव है तो डोनेट करेगा। तो अर्थ इज अ बिग कंडक्टर बिकॉज इट हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल ये है बाबू कि इसका बिहेवियर क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। तो पहला बिहेवियर कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर इज, ध्यान रखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज, तो लिखिएगा थोड़ा। पहला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, inside a conductor, inside a is 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रत्येक न्यूमेरिकल में। is 0 माने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना होता है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? तो मान लीजिए हमारे पास अपने कोई फील्ड है और फील्ड कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड है बाबू? और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कंडक्टर को लाके क्या कर देते हैं? रखते। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरह का कोई कंडक्टर है, ठीक है, और पहले से यहाँ फील्ड था, तो लाइनें तो आपको दिखाई देंगी ना सर? बोलो बच्चा। और यहाँ से लाइनें हमारी क्या होती जाएंगी? निकल के भी तो जाएंगी। इसका ये पोर्शन ए है, ये पोर्शन कौन सा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई नॉट लगा सकते हैं। अब आप हमें बताओ, जैसे ही फील्ड में आप रखते हो, फील्ड में रखते हो किसको? कंडक्टर। पहले से कंडक्टर के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब यदि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फील्ड में रख रहे हो, तो फील्ड का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उस पर फोर्स लगेगा। तो हम आपसे कहें कि आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रॉन, सो माइनस, सो F इज इक्वल टू व्हाट? भाई साहब, ये माइनस से रिप्रेजेंट करता है कि कंडक्टर को फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट भागेगा। अर्थात कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, जब फील्ड के अंदर रखा, फील्ड इधर रख रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन जैसे इधर भागेगा तो इस साइड चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो क्या छोड़ दिया? बोलो भाई, प्लस छोड़ दिया कि नहीं? इस साइड पॉजिटिव और इस साइड क्या? ध्यान से समझिएगा। चार्ज के इस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के इस पोलराइजेशन की वजह से अंदर एक और फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? दिस इज नथिंग बट ईपी। और इस ईपी का डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। कैसा होगा? इस ईपी का नाम हम लिख देते हैं कैसा बाबू? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? कौन सा फील्ड है? इसका डायरेक्शन इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट डायरेक्शन क्या होगा? बट मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड में क्या होगा? इट मींस आपसे हम कहें कि इस साइड ऐसे लाइनें हमारी जा रही थी,
नेगेटिव नेगेटिव था ए पोर्शन, और इधर था अपना कौन सा ई नॉट, और इधर से हमारी लाइनें कैसी थी प्लस प्लस, है ना। तो भाई साहब एक बात बताइए, अब हम यदि आपसे पूछे कि क्या निकालना है आपको, ई नेट, तो ई नेट यदि आप निकालते हो तो पहले लिखते हो क्या ई नॉट, फिर क्या लिखते हो ई पी। तो ये इधर है तो ये इधर है, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन, तो नेट रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर नेट की वैल्यू कितनी कर दी, तो अभी वही बात तो लिखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नहीं चमका लपेट दी। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अपना इनसाइड द कंडक्टर 0। तो हम यहाँ पर कहें कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले समझ लीजिए उसके बाद नेट क्या हुआ इज 0, इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या हो, कैसे भाई, तो मान लीजिए अपने पास कंडक्टर है, और कंडक्टर में आपने पहले बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, क्योंकि अब आपको हम बता दें कि फ्रॉम कौन सा लॉ, गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू कितना गाइस, Q बाई, क्योंकि आपने कहा इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यदि यहाँ 0 हो तो पूरा मामला क्या हो जाएगा, देयरफॉर नेट चार्ज का वैल्यू, तो बात तो लिखा सही है, इट मींस हियर यू हैव टू राइट Q net इज इक्वल टू, अब तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज होता भी, तो इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ क्या, चार्ज कहाँ होगा ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब कि यदि मान लीजिए कि सरफेस है तो चार्ज यहाँ ना 0 है, बट इसके सरफेस पर चार्ज होगा, यस और नो, दिस इज कॉल्ड चार्ज, दिस इज Q। इस बात को भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, resides on the surface of conductor. परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है। तो आपने कहना है, ध्यान दीजिएगा 4th पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ क्या बाबू, कंडक्टर, मतलब कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब मान लीजिए एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर को है, और टेंजेंशियली कोई एक कंपोनेंट इधर बन जाता है एंगल थीटा बना के, तो ये cos थीटा हो जाएगा, इधर आप जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा एरिया में, आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर के यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा, चार्ज सरफेस पर रहेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, तो परपेंडिकुलर। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस तरह का यदि सरफेस कहीं है और इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए हम 2 पॉइंट लिख रहे हैं ए और बी, किस पॉइंट का एरिया सबसे ज्यादा है, बी का एरिया। इस पर मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज बाई में क्या होता है, जिसका एरिया ज्यादा उसकी डेंसिटी, जिसका कम उसका। तो बताओ सिग्मा में और सिग्मा बी में कौन बड़ा होगा, पक्का है ना। तो इस मींस ये कहता है किसी कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे 5 बार, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी is different at different point of conductor. density, Surface charge density is different at different point of conductor. Surface charge density is different at different point of conductor.
और इस फिगर को ड्रॉ कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। क्यू बाई आर आज सरफेस के इनसाइड में भी निकाला था तो रिजल्ट कितना था? क्यू बाई में आर, यही था ना बाबू? तो ये कब का था? ऑन द सरफेस, बचिया सर ऑन द सरफेस, और ये क्या था? इनसाइड सरफेस। आप ही हमको बताइए दोनों में वैल्यू क्या हुआ? सेम हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है कि E का वैल्यू माइनस dV बाई कितना होता है? सोचिए ना, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई कितना होता है? dr होता है ना। तो अब dV जो है और कौन सा है? dr। आपने कहा कि यहाँ पर कि आपको पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो dV बाई dr माइनस वाला इज इक्वल टू 0। इट मींस dV इज इक्वल टू क्या? तो V इज इक्वल टू व्हाट? अभी dV का वैल्यू 0 हो तो V कितना हो जाता है? तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या हो जाता है? जी। अब क्या समझे ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड पोटेंशियल इज सेम ऑन द सरफेस एंड आई बस समझ में थोड़ा सा लिखेंगे। कौन सा पॉइंट है? 6। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल throughout the volume of the conductor, electrostatic potential throughout the volume of the conductor, throughout the volume of the conductor is constant. The conductor is constant and equal on the surface and inside the surface. Equal on the surface and inside the surface. That is going to be subject. है कि जो कंडक्टर है उसके सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला कितना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने मान लीजिए कि सिंपल कंडक्टर, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा? इनसाइड चार्ज कितना होगा? मान लीजिए कि हम इसमें यहाँ एक इस टाइप के कंडक्टर को इसके अंदर हम इंसर्ट करें। सही बात? इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था ही, इधर कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन हम इसकी बात करें पर्टिकुलरली तो इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है। सो नाउ थीटा मस्ट बी हियर। तो भैया याद कर लो, बचपन में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, हम लोग के साथ घूमते थे, उनका नाम था क्या? और भाई ने बोला क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करें तो आपको पता है कि eds cos थीटा हो जाएगा q बाई कितना? क्योंकि आपको पता है थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू और सिग्मा का वैल्यू चार्ज बाई सरफेस एरिया, इसलिए q इज इक्वल टू। तो यहाँ पर ओनली कितना हो जाएगा? eds बिकॉज cos 0 का वैल्यू q का वैल्यू कितना लिख देंगे? सिग्मा s माइनस cos 0 का वैल्यू 1। अब e कांस्टेंट है, बाहर निकालो तो 7 बेटा दे। अच्छा पढ़ाएंगे, समझा दीजिए उसी पे बना दीजिए। सुन लीजिएगा, जैसे थीटा का वैल्यू 0 तो सिग्मा इज इक्वल टू q बाई s, क्रॉस मल्टीप्लाई करते q का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब यदि हम cos थीटा की जगह पर 0 रखते तो cos 0 का वैल्यू 1, eds खाली हो जाएगा। अब q की जगह पर आपने क्या रख दिया? सिग्मा s। e कांस्टेंट है, साइड किया ds आया, सिग्मा s एज इट इज। ds का इंटीग्रेशन s होता है तो es हो जाएगा, s से s खत्म तो e का वैल्यू सिग्मा बाई क्या बन जाएगा? यहाँ लिखा कि नहीं? तो कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कौन सा? ये वाला। इसको देखते हुए आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 68 पे एग्जांपल का 2.7 बना सकते हैं। बना सकते। थैंक यू। तो लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर, हाँ लिखा ना भैया, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, expression for electrostatic field on the surface of conductor will be, expression for electrostatic field on the surface of conductor will be, और will be के बाद आप कितना लिख लीजिए?
ये फिगर बनाना अपने को, ये फिगर बनाना, और यहाँ से आप एज इट इज करते हुए आप यहाँ तक आए। तो पहला थीटा कितना हो जाएगा, और दूसरा थीटा जो गिवन है। अब आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम बताएंगे। एनसीईआरटी पेज नंबर 66 पर एग्जाम्पल का 2.6 पढ़िएगा, पढ़ो मारिए। A molecule of substance has a permanent electric dipole moment of magnitude. ध्यान दीजिएगा, एक सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का है ना, ईच मॉलिक्यूल उसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 10⁻⁻29 कूलम। सही बात, ठीक है। A mole of this substance is polarized. पोलराइज इन द सेंस कि वहां चार्ज सेपरेट हो रहा है, कहीं पर चार्ज माइनस तो कहीं पर चार्ज, तभी तो डाइपोल मोमेंट बनेगा। और बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 12। आगे By applying a strong electrostatic field of magnitude 10⁶ volt per meter. अब जिस फील्ड में ये पोलराइज्ड हो रहा है मॉलिक्यूल, उस फील्ड का स्ट्रेंथ कितना गिवन है, 10⁶ वोल्ट पर मीटर। आगे बोलिएगा। The direction of the field is suddenly चेंज, इट मींस θ1 कितना हो जाएगा, 0 degree. और θ2 जो इनिशियल है इतना, θ2 कितना है, 60 degree. 60 डिग्री। ठीक है बाप। Estimate the heat released by substance in aligning its dipoles ठीक along the है। new direction of the field. कह रहा है कि न्यू डायरेक्शन में जब वो अलाइन हो रहा है तो हीट एनर्जी रिलीज कितना कर रहा है, ये फाइंड आउट करना है। इट मींस पहले की एनर्जी कुछ और होगी, बाद की एनर्जी कुछ और होगी। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछ दिया चेंज इन एनर्जी इज व्हाट। सही बात। तो सबसे पहला सवाल है कि मॉलिक्यूल का दिया है ना बाबू, एक मॉलिक्यूल का 10⁻⁻29 है। तो किसी सब्सटेंस के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कोई बताएगा? आप केमिस्ट्री पढ़े हैं ना। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स कितना मॉलिक्यूल्स जी, 6 × 10⁻20। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 6.023 10⁻20। हमने इतना ले लिया है, ठीक है, यहां समझ में आ गया। तो एक सब्सटेंस के एक मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इतना है, तो हम कहें इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट, किसकी बात कर रहे हैं बाबू, नेट डाइपोल मोमेंट फॉर ईच मॉलिक्यूल या टोटल मॉलिक्यूल या पूरा मोल का सब जो भी है। तो आप कितना लिखेंगे, 6 × 10⁻, बोलो बच्चियां, अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो टोटल नहीं निकल जाएगा। कितना रिजल्ट होगा बताएं, -6। डाइपोल मोमेंट है तो क्या लिखेंगे, तो इसीलिए हम आपसे कहें कि इसकी इनिशियल एनर्जी, सुन लीजिएगा बच्चियां सब, इनिशियल एनर्जी इट मींस यू कैन से ui फाइंड करना है। आपको पता है -p क्या लिखेंगे, cos थीटा, माइनस p का वैल्यू कितना अपने को, और e का वैल्यू कितना है 10⁶। और cos कितना डिग्री भाई, +6 -6 खत्म, तो आंसर कितना हो जाएगा -6। तो cos 0 का वैल्यू, EF कितना हो जाएगा, अगेन -p cos 60 का वैल्यू कितना हो गया, थीटा का वैल्यू, फिर -6 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6 cos 60 का वैल्यू कितना, तो 2 3 जा 6 प्लस माइनस कैंसिल, इतने से कितना हो जाएगा -3। इसीलिए आपको क्या चाहिए, चेंज इन एनर्जी, दिस इज फाइनल माइनस क्या, फाइनल कितना अपने को, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया, दिस इज योर आंसर। यस और नो, रिपीट। नेक्स्ट थिंग डालेंगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर तो पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन हम 3 चैप्टर पढ़ाएंगे, तीनों में पढ़ाना पड़ेगा। इसमें ही पढ़ा रहे हैं, अगले चैप्टर में जाएंगे उसमें पढ़ाएंगे, एक 14 नंबर चैप्टर में जाएंगे उसमें भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हर जगह डेफिनेशन थोड़ा सा तरीका बदलेगा। कंडक्टर का मतलब क्या है ये आप जानते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो अपने वो अंदर वह इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली क्या करें, फ्लो करें। उसे क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप
और हम खुद भी हो गए ओल्ड। नहीं जी बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मतलब कि यदि हम बात की पॉइंट से करते हैं, की पॉइंट से यदि हम स्टार्टिंग करते हैं तो आपको हम बता दें कि हमें पोटेंशियल से यदि हम चले तो वर्क डन बाई क्या होता है, ही का बेसिक फॉर्मूला 1/4πε0 Q बाई R। एनर्जी की बात करें 2 पॉइंट चार्ज की वजह से तो फॉर्मूला अपना हो जा रहा था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई में क्या बाबू R1। इस पर क्वेश्चन किए थे लोग। वही चीज यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की हो रही थी तो हमने वर्क डन लिया था Q और साथ में कौन सा ER। यदि 3 पॉइंट चार्जेस की वजह से जो हो रहा था 1 2 3 वो था, सॉरी 2 पॉइंट चार्ज की वजह से तो Q1 भी R1 था अब प्लस Q2 भी R2 था और यहाँ पर था 1/4πε0 Q1 Q2 अब बाई में R1 लिखे थे कि नहीं। और एक तीसरी जो एनर्जी हमारे पास थी वो थी 1/4πε0 12 13 23 याद आ रहा है कुछ, अर्थात यहाँ था Q1 Q2 बाई में R12 12 13 का मतलब Q1 Q3 बाई में R13 प्लस 23 2 3 दैट इज R23। यस और इसके बाद से हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी दैट इज U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा और इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इसी पैटर्न को आप ये भी लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। इसी फॉर्मूले को आप लिख सकती हैं PE 1 माइनस cos थीटा, या फिर थीटा के चेंजेस पर डिपेंड करता है। इसी में एनर्जी का वैल्यू आप माइनस का P लिखेंगे कब, जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो। और इस कंसेप्ट को हमने क्या नाम दिया था बाबू, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या नाम दिया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा कंसेप्ट था U इज इक्वल टू प्लस C दैट इज थीटा इज इक्वल टू हाउ मच गाइस 180 डिग्री, अर्थात इसको हम बोले थे कौन सा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्या, इक्विलिब्रियम। इट मींस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चीजें हमारी मिनिमम थी। देखिए थियोरी में डिटेल पढ़ाया था ना आप सभी को, सबको एक जगह लिख रहे हैं। और यहाँ हम क्या बात करेंगे, मैक्सिमम। इसमें कौन कौन सा यूनिट यूज करते हैं थोड़ा सा देख लीजिए। यूनिट यूज एनर्जी लिखा है तो जूल लगाइएगा, डाइपोल मोमेंट हो तो आप कूलम मीटर लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और आपका पास और क्या हो सकता है, भी होगा तो या तो वोल्ट लिख दीजिए या जूल पर कूलम। किसी को तकलीफ, यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज योर की पॉइंट। ठीक है, अब यदि इतने चीज को आप समझ लेते हो तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 67 पर एग्जाम्पल का 2.6 इजिली आप कर सकते हैं। फटाफट नोट